अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शफ्शुन जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 14 ऊटी की सैर। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 14 ऊटी की सैर, वो भी शफ्शुन जमात में पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 14 ऊटी की सैर। तो चलिए आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। ऊटी की सैर। बच्चों, हम तो बहुत सैर व तफरी के लिए अपने अम्मी अब्बू के साथ आप ज़रूर जाते होंगे। जैसे आपकी उस्ताद भी जाती होगी, आपकी टीचर, आपके घर में जो रिश्तेदार है, आपके ख़ानदान वाले, आपके दोस्त अहबाब, आप अपनी अम्मी अब्बू के साथ ज़रूर सैर व तफरी के लिए जाते होंगे। जैसे माथेरान की सैर, अजमेर अजमेर शरीफ, दरगाह और ऐसी बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं। ऐसे बहुत सारी सैर व तफरी की जगह हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए ज़रूर जाते होंगे। तो यहाँ पे किस जगह का नाम लिया गया है बच्चों? ऊटी की सैर। जैसे हम महाबलेश्वर की सैर करने जाते हैं, माथेरान की सैर करने जाते हैं, हाजी अली दरगाह की सैर करने जाते हैं, गेट ऑफ इंडिया, ताजमहल जैसी जगह पे हम सैर करने के लिए जाते हैं। और जिसके पास जो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, देखो वो बैरून ममालिक की घूमने जाते हैं। जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, ऐसे बहुत ऐसी ऐसी जगहों में घूमते हैं। उन्हें घूमने का बहुत शौक होता है। लेकिन जैसे बच्चों, मैं बताया, जैसे आप अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर जिद करते हैं, हमें रानी बाग की सैर करना है, हमें हाजी अली दरगाह देखना है, हमें गेट ऑफ इंडिया घूमना है, हमें ताजमहल देखना है। तो इस तरह की सैर व तफरी के लिए आपके अम्मी अब्बू आपको ज़रूर लेके जाते होंगे। ऊटी की सैर। अभी ऊटी ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे लोग अक्सर सैर व तफरी के लिए जाते हैं। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, घर के यकसा माहौल से जब आदमी उगता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने, नए मकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। बच्चों, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर का डेली का रोज़मर्रा की जो डेली हमारा जो रूटीन होता है, रोज़मर्रा के काम जाना, जैसे अब्बू दफ्तर जाते हैं, अम्मी घर का सारा काम अंजाम देती है। बच्चों, आप भी स्कूल की पढ़ाई करते हो, खेल कूदते हो और घर में टीवी वगैरह देखते हो, गेम्स भी खेलते हो। लेकिन उस सब ज़िंदगी से हम कभी कभी उगता भी जाते हो, बोर भी हो जाते हैं। हमारा दिल चाहता है हम कहीं सैर व तफरी के लिए चले जाएं, हम ऐसे जगह जाएं जहाँ पे हमारा जो मूड है हमारा फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे अक्सर आपके अम्मी अब्बू आपको सैर व तफरीह के लिए लेके जाते होंगे। जैसे माथेरान की सैर कराने, ऊटी की सैर, महाबलेश्वर की सैर, हाजी अली की दरगाह, गेट ऑफ इंडिया, रानी बाग वगैरह वगैरह, जूता घर, ऐसे बीच वगैरह, साहिल किनारे, ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे अम्मी अब्बू आपको अक्सर सैर व तफरीह के लिए लेके जाते हैं। ये तस्वीर देखिए कि ना, इस तस्वीर को देखकर आपके दिल में कश्मीर जैसे मकाम की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। कश्मीर भारत के शुमाल में इंतहाई सर्द खूबसूरत मकाम है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी से नीलगिरी भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी से जिले की बुलंद एक चोटी पर ऊटी चोटी एक बुलंद भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी से जिले की एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह एक सेहत अफजा मकाम है। वहाँ के पहाड़ अगरचा कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके हुए नहीं, बल्कि बुलंद की वजह से ऊटी बहुत सर्द मुकाम बन गया है। यहाँ के कुदरती मनाजिर बहुत खूबसूरत है। आइए हम सबक में ऊटी की सैर करते हैं। जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया, आपके अम्मी अब्बू आपको तरह तरह के मनाजिर में ज़रूर सैर व तफरी के लिए लेके जाते होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपने रानी बाग की सैर भी की होगी, ऊटी की सैर, माथेरान की सैर व तफरी की होगी, महाबलेश्वर, ऐसी बहुत सारी जगह है घूमने की जगह जहाँ पे आप ज़रूर घूमने के लिए गए होंगे। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ़ है किसके बारे में बयान कर रहा है? ऊटी की सैर। मतलब ऊटी एक ऐसी जगह है, ऊटी एक ऐसी तस्वीर, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे के पहाड़ हमें कश्मीर जैसी जगह की याद ताज़ा कर देती है। जैसे कश्मीर भी हमारे हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ के जो पहाड़ है बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं, बर्फीले पहाड़ है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। आपने जैसे कश्मीर की जगह देखी, कश्मीर जैसे शहर देखा होगा, महाबलेश्वर जैसा शहर देखा होगा, शिमला जैसा शहर देखा, वहाँ पे देखो बर्फ़ की बारिश होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड आ गए, जहाँ का मौसम हमेशा सर्द रहता है। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मकाम है। अभी रियासत तमिलनाडु एक शहर है हिंदुस्तान मुल्क में, वहाँ पे एक सेहत अफजा मकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सियाहों की जन्नत कहलाता है। जैसे हम खूबसूरत मनाजिर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जन्नत मिल गई। वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़ पौधों को देख के ऐसा लगता है, वहाँ के खूबसूरत कुदरती मनाजिर हमें देख के लगता है कि हम जन्नत पहुँच गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और वहाँ से जो ऊटी जो इलाका है, वो ऊटी जो जगह है वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलोर से हम पहले मैसूर पहुँचे,
यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। अभी यहाँ पे जो मुसन्निफ है उसे इसने एक कहानी के तौर पर कि कहानी इस सबक को मतलब किस अंदाज से बयान किया गया है कि यहाँ पे हम ऊटी की सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं, ऊटी घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक जो खानदान है, एक फैमिली है जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के आई है। वहाँ पे पहले चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर से राजा महल में घूमने के लिए आए। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान के टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगापट्टम को देखा। फिर रास्ते में हमने क्या देखा, टीपू सुल्तान जो शहीद है, जो बादशाह था वो शहीद के श्रीरंगापट्टम को देखा। वहाँ अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक सादा सा किला वहाँ पे आबाद है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद, उनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी को ऐलान कर रहे हैं। मतलब तो वहाँ पे हमने टीपू सुल्तान की बनाई मंदिर को देखा, जिन्होंने हमारे माजी में हमारी हुकूमत के लिए वाकई अच्छे खिदमात अंजाम दिए थे, जिनकी याद हमें आज भी ताज़ा करवाती है। हमने उनके मकबरे की भी जियारत की, जहाँ टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिद हैदर अली की भी कब्रें हैं। मतलब वहाँ पे हमने उनकी मकबरे की भी जियारत की, उनकी जो कब्र थी, उनके मकबरे की जाती। वहाँ पे टीपू सुल्तान के वालिद, उनके वालिद वालिदा की कब्रें भी वहाँ पे मौजूद थी। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ के करीब है, जहाँ मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारे को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब वहाँ का दुनिया का सबसे मशहूर वृंदावन गार्डन भी वहाँ पे करीब था, जहाँ की मौसीकी के जो फव्वारे होते हैं वो मतलब वो नज़ारा देख के हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। जैसे यहाँ पे एक फैमिली, एक खानदान जो अपने अम्मी, जो जहाँ पे अम्मी अब्बू, एक फैमिली, एक अम्मी अब्बू अपने बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए जा रही है। तो जैसे हमने टैक्सी की तैयारी की थी, रास्तों के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। मतलब रास्तों के दौरान हमारी फैले हुए दोनों गाड़ी गुजर रही थी। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो जमीन सब्ज लबा ज़ैब तन किए हुए सहरंगे सीमा पेश कर रही थी। अब हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय ना कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुरा आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते, हिरन चुकड़ियाँ भरते नजर आते हैं। परिंदे भी यहाँ के कई अकसाम किए पाए जाते। देखने वाला सोचता रह जाता कि यहाँ दोनों आंखों से क्या क्या है। जैसे हमने मनाजिर देखे, कुदरती पेड़, खूबसूरत पेड़ देखे, खूबसूरत पौधे देखे, खूबसूरत पहाड़ देखे, खूबसूरत खरगोश, खूबसूरत जानवर, जंगली जानवर देखे। हमें ऐसा लगता कि वाकई अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है। हमें तो ऐसा महसूस होता कि हमने अब दुनिया में ही जन्नत देख ली। बाहर चलते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ते लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहे थे। जैसे हमने टैक्सी पे सफ़र कर रहे तो हमने क्या क्या देखा कि रास्ते, हमें ऐसा लग रहा था कि सांप की तरह रास्ते जो रहते हैं, ऐसे जो रास्ते थे वो सांप की तरह नजर आ रहे थे। ये पुरपेच रास्ता नीलगिरी पहाड़ की तरह इंतहाई चोटी पर बसे हुए ऊटी पहुंचे के लिए तामीर किया गया है। इस रास्ते पर दूसरी जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है कि गोया वो हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही है। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा करता, मगर बाहर के दिलकश नज़ारे इस खौफ को ज़ायल भी कर रहे थे। जैसे सफ़र के लिए जाते हमने टैक्सी की थी तो वहाँ के रास्ते इतने मतलब ऐसे थे, इतने पतले थे, ऐसा लग रहा था कि सांप लग रहे, लेकिन उनके रास्ते से लोग सवारी कर रहे थे। और वहाँ का नज़ारा हमें इतना खूबसूरत नजर आता, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का मौसम, वहाँ के जानवर, वहाँ के खरगोश, वहाँ के जंगली जानवर इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हमने दुनिया में ही जन्नत देख ली है। मतलब वहाँ के पहाड़, वहाँ के कुदरती मनाजिर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। बच्चों, आप तस्वीर देख सकते हो कैसे लोग यहाँ पे ऊटी की सफ़र के लिए जाते हैं। वहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, वहाँ का जो मंजर है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ऊटी से करीब एक जगह हमवार रास्ता आया तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। अभी ऊटी के करीब एक रास्ता हमारा जो एक पुल के करीब आया तो हमने ड्राइवर ने क्या सोचा कि ड्राइवर ने बोला कि अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी रोक देता हूँ, आप लोग नाश्ता कर लीजिए।
उस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ों चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरते नजर आती है। इस आबशार के पानी में घन गरज अशोन नहीं मचता था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों से को ठंडक पहुंच रहा था। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्राइवर अंकल ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर अंकल ने बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे नाश्ता कर लीजिए। फिर जैसे हमने बाहर का मंजर देखा तो वहाँ पे पानी ऐसे गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पानी की शोर तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पानी की ठंडक हमें ऐसी महसूस लग रही थी कि जैसे हमारी आंखों की ठंडक, हमारी आंखों की जो है आंखों की रोशनी हमारी आंखें हमें ठंडक लग रही है। तो मतलब वहाँ का जो झरना था, पानी बह रहा था, तो हमें पानी की बहने की तो आवाज़ नहीं नजर आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे हम बहते हुए पानी को देख रहे थे ऊपर से पहाड़ों से, तो हमें लगा था कि हमारी आंखें जो है वो हमारी आंखें ठंडी हो गई है, हमारी आंखों को ठंडक पहुँचा रही है। दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया, खाने से फारिग होकर लेट गए। खनक हुआ से आँख जो लगी तो बेखबर सो गए। कि वहाँ पे हमने ऊटी पहुंचा तो वहाँ पे हमने एक कमरा किराए पे लिया, वहाँ पे हमने होटल की चाबी ली, वहाँ पे हमने खाना खाया, फिर थोड़ी देर के लिए आराम के लिए ऐसे सोए कि हम बेखबर हो गए। जब आंख खुली सूरज गुरूब होने के लिए करीब था। जल्दी जल्दी तैयारों को सूरज डूबने का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। फिर जैसे हमारी आंख खुली हम फौरन जल्दी तैयार हुए। वहाँ पे हमें सूरज डूबने का मंजर देखना था। हमने पहाड़ की चोटी पर पहले पहुंचे, वहाँ पे सूरज के डूबते हुए मंजर को हम देखना चाहते थे। सूरज जमीन की गोद में छुपा जा रहा था। वहाँ वापस लौटे तो शाम का धन लका रात उनके शाम का धन लका रात के अंधेरे में गुम हो रहा था, मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। कि जैसे हम फौरन पहाड़ों की चोटी पे पहुंचे कि हमें ऐसा लग रहा था कि सूरज डूबता हुआ सूरज मतलब जमीन की गोद में छुपा जा रहा है। जैसे देखे शाम का नज़ारा अंधेरा होता जाता है, हमारी सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे में मंगवा लिया। खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे। जैसे बाहर का मौसम वहाँ पे बहुत ठंडा था। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे में मंगा लिया, क्योंकि वहाँ पे रात भर हमने अपने खानदानों के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, भाइयों बहनों के साथ गपशप करते रहे। सुबह आँख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था। हर शख्स जल्द होटल से निकलकर सनराइज पॉइंट पर पहुंचना चाहता था। जैसे सुबह आँख खुली तो लोग जल्दी तैयार हो गए। वहाँ पे सबको इतनी हलचल थी कि सबको सनराइज पॉइंट सब लोगों को सनराइज पॉइंट पर पहुंचना था। जैसे सूरज कैसे निकलता है, सूरज कैसे तुलू होता है मशरिक की जानिब, उस पॉइंट को उनको देखना था। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों को इश्तियाक कुछ ज़्यादा ही था कि सर्दी में ठहरते हुए हमारे साथ तुलू होते सूरज का मंजर देखने के लिए आ गए थे। मतलब बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें सूरज तुलू होता हुआ उन्हें देखना था, कि उन्हें वो पॉइंट पे पहुंचना था। शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी। जमीन की ऊंट से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखाया। पीछे शफक की लाली धीरे धीरे जर्द नजर आने लगी। फिर जमीन की ऊंट से सूरज हमें तुलू होता हुआ सूरज का चेहरा हमें नजर आया। परिंदों की चहचहाट, ठंडी हवा की ससराहट में ये मंजर दिल का मोह लेने वाला था। सूरज निकलने का नज़ारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। बाग के सदर दरवाजे ही से वहाँ खुशनुमा सब्जात नजर आया, जहाँ रोश और फलों की रंगियां बिखेरती कतारें फजा को मुअत्तर कर रही थी। हर तरफ फूल नजर आए थे। ना जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न फूलों पे बिखरा हुआ था। यहाँ सब ज्यादा पर चलने फिरने की ममानत, मगर मौके पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगा रहे थे। फिर वहाँ पे कौन से गार्डन गए, वो गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन गए। वहाँ पे उन्होंने गार्डन में वहाँ पे सैर व तफरी की। वहाँ पे तरह तरह के पौधे थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तरह तरह के पेड़ थे, और वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। मतलब ये नज़ारा काफ़ी हरियाली नज़र आ रहा था। ये नज़ारा देख के हमारा दिल बाग बाग हो गया। इस गुलशन की सैर के बाद हम टैक्सी के जरिए डोडा बिट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी और अतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौने की मानंद दिखाई देते। फिर वहाँ पे हमने उस बाग के बाद हमने सैर के लिए वहाँ का हमें पहाड़ देखना था। मतलब वो पहाड़ों की चोटी इतनी ऊंची थी कि हमें छोटे छोटे खिलौनों के मानंद नजर आ रही थी। पहाड़ की बुलंदियां दिखाई की गहराई की खौफ को हमने वहाँ की मजेदार चाय पीकर दूर किया। हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई चाय डोडा भट्टा का मशहूर मशरूब है।
टूटी से उतरते वक्त एक ऐसी जगह टैक्सी रोक कर ली। कुछ लोगों ने इस चाय से हमारी ज़ियाफ़त की। सियाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुशी है। मतलब वहाँ पे जैसे पहाड़ों की चोटी पे वहाँ पे गए, देखने गए पहाड़ हमें एक खिलौने, छोटे मकान खिलौने के मानंद नज़र आ रहे। फिर वहाँ पे इतनी सर्दी कि हमने चाय पी। वहाँ की चाय इतनी अच्छी थी कि वहाँ की चाय बहुत ही अच्छी थी कि चाय पी के हमारा जो माइंड था वो फ्रेश हो गया। हमारे बच्चे अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे, इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर झील इंसानी कारीगिरी का अजीब नमूना है। झील की सैर करने के लिए वो स्टीमर, बागबानी कश्तियाँ, चप्पू से चलने वाली कश्तियाँ वहाँ बआसानी दस्तियाब है। हमने एक कश्ती किराए पर ली, मज़े ले लेकर झील कर सैर करते की। अब वहाँ पे पहाड़ की चोटी पे जब उन्होंने देख लिया तो उन्हें बच्चों ने जिद कर ली कि हमें झील का सफ़र करना है, झील देखना है। फिर वहाँ पे हमने टैक्सी का रुख लिया। वहाँ पे हम रुक गए, झील पे सफ़र की, झील की सैर की। जैसे हम बोट राइडिंग करते हैं, झील पे बैठते हैं ना, नाव पे बैठते हैं। कश्ती में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया। झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकटें खरीद कर रेलगाड़ी बैठ गए। फिर जैसे हमने झील के रास्ते पर पहुंचा, वहाँ पे हमने कश्ती अपनी अपनी बुक कर ली कि हमें झील की सैर करना है। फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहाँ पे अपनी टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ गए। ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ी से मुख्तलिफ है। यहाँ धीमी रफ्तार से पहाड़ी के नशीब व फराज में उतरती चढ़ती। आमतौर पर रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। 2 पटरियों के बीच पटरियों के दंदानेदार है, और हर डब्बे के नीचे इस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार लगाया किया गया। ये ढलान उतरती बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच के पड़ी से खांचों पर फंस कर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। ये गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती तो पहाड़ी के दामन भी फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते। डब्बे में बैठे बैठे हुए नीलगिरी पहाड़ भी हमें आबाद टूटाधाम की झोपड़ियां में नजर आए। हिंदुस्तान की कदीम तरीन कौम में उन लोगों का शुमार होता है। साइंस की तरक्की के ज़माने भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज मशरत को नहीं छोड़ा। काश्तकारी, गल्ला बानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह हैं। मतलब वहाँ पे हमने कहाँ के देखा, वहाँ पे हमने ढलान पे सफ़र किया। मतलब यहाँ पे लोग रेलगाड़ी हमने रोक के हमने पहाड़ों का मंजर देखा, जो हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। ऊँट की सैर तकरीबन ख़त्म हुई ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो वापसी के सफर की तैयारी के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी वहाँ के दुम असेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी तेल की चंद शीशियाँ खरीद ली। मतलब हमने जैसे ऊटी की सैर मुकम्मल कर ली तो वहाँ पे हम हमने होटल के रूम में आए। वहाँ पे हमने हमारी मन पसंदीदा चीज़ खरीदी। वहाँ के सेब, वहाँ के मशहूर नीलगिरी तेल को हमने खरीदा। 1:30 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। मतलब रास्ते में हमने क्या, भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। फिल्मों में दिखाने जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों, पहाड़ियों में फैले हुए थे। मतलब फिल्मों में जो नज़ारे दिखाई देते हैं ना, जो मनाजिर दिखाई देते हैं मैदानों, जंगलों, पहाड़ी के, वो यहाँ पे मौजूद थे। रात 11 बजे बेंगलोर से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलोर पहुंचकर हमने स्टेशन से करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने, मिठाइयाँ खरीदी। रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फिर बेंगलोर करीब एक बाजार था, वहां से हमने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खिलौने खरीद ली और रेलवे स्टेशन आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए। गाड़ी छूटने का इंतजार कर रहे थे। फिर हमने सारी खरीदारी कर ली। फिर हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन की सीटों पर बैठ गए और ट्रेन की अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। कि बच्चों, आपने देखा कैसे यहाँ पे हमने ऊटी की सैर की, खूब मज़े किए, खूब सैर व तफरीह की, जिससे हमारा जो माइंड है, हमारा जहन हमारा फ्रेश हो गया। कि जैसे बच्चों, हमारे अम्मी अब्बू अक्सर हमें सैर व तफरीह के लिए जाता है, जिससे हमारा जो जहन है वो हमारा फ्रेश हो जाता है। हमें सैर व तफरीह करके हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें सुकून हासिल मिलता है। तो आइए हम इस सबक के ज़रा मायने देखते हैं। मानी इशारात, बराबरदारी, सबके साथ एक सा सलूक, जैब तन करना, पहनना, सहर अंगे जादू भरा, जादू का असर पैदा करने वाला, चौकड़िया बनना, दौड़ना, पुरेज पीसदार घुमाव वाला, खनक सर्द, धन लका, शाम का हल्का अंधेरा, गहमा गहमी, भाग दौड़, जल्दी जल्दी काम करना, इश्तियाक, शौक, मतर करना, खुशबू फैलाना, मशरूब, पीने की चीज़, नशीबो फराज, उतार चढ़ाव, दंदाने वाला, खाचने वाला, तर्ज मुआशरा, ज़िंदगी गुजारने का ढंग।